भारत ने आज रात पाकिस्तान पर मिसाइल हमले किए, जो एक स्पष्ट प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। 2 सप्ताह पूर्व भारत शासित कश्मीर में घातक आतंकी हमले के प्रत्युत्तर में दक्षिण एशिया के 2 परमाणु संपन्न देशों के बीच तनाव में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान का भारत पर आरोप, मिसाइल हमलों और गोलीबारी में कम से कम 26 लोगों की जान ली, क्षेत्र में आग भड़काने की कोशिश की। आज रात यह संघर्ष पिछले 3 दशकों में सबसे गंभीर स्तर पर है। अब डर है कि यह पूरी तरह युद्ध में बदल जाएगा। चीन भारत से बेहद नाराज है और इस बार यह सेब की फैक्ट्री के स्थानांतरण को लेकर नहीं है। नहीं, इस बार यह चीनी हथियारों को लेकर है। देखिए, भारतीय सेना ने अभी एक सार्वजनिक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि वे चीनी वायु रक्षा प्रणाली को पार कर पाकिस्तानी एयरबेस को बिना किसी रोक टोक के निशाना बना सके। यह चीन की सेना और रक्षा उद्योग के लिए बुरी खबर है और यही वजह है कि सीसीपी बहुत नाराज है। पिछले हफ्ते की शत्रुता ने चीन की HQ-9 और HQ-16 जैसी वायु रक्षा प्रणालियों को उजागर किया। चीन निर्मित दोनों ड्रोन पाकिस्तान द्वारा संचालित हैं। ये रूसी प्रणालियों की नकल हैं, S-300 और S-400 प्रणालियों की। चीनी मशीनें रूसी मॉडलों पर आधारित हैं। रक्षा विशेषज्ञ अक्सर इन्हें सस्ती प्रतिलिपि कहते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए बहुत महंगी साबित हुई क्योंकि ये असफल रहीं। पिछले हफ्ते भारतीय सेनाओं ने चीनी रक्षा व्यवस्थाओं को भेद दिया था। कम से कम 3 स्थानों पर समझौता हुआ, लाहौर, चकलाला और सियालकोट। हर मामले में भारत ने चीनी वायु रक्षा प्रणालियों को निष्क्रिय कर दिया, जिससे उनकी वास्तविक क्षमता पर गंभीर सवाल उठे। बाजार की प्रतिक्रिया अपेक्षित थी। वे बिक्री बढ़ने से मुनाफा कमाने की उम्मीद कर रहे थे। अब उन्हें आपदा के बाद जांच का सामना करना पड़ रहा है। हथियार के फेल होने से न केवल सामरिक नुकसान होता है, बल्कि प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचती है। चीन को अभी बहुत कुछ करना बाकी है। चीनी एयर डिफेंस और मिसाइलें दोनों फेल हो गईं, लेकिन इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। युद्ध संबंधित विषय यूट्यूब पर ज्यादा पसंद नहीं किए जाते, क्योंकि युद्ध खतरनाक है और विज्ञापनदाताओं के लिए अनुकूल नहीं है। हमारी मदद के लिए नीचे दिए लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। इससे हमें YouTube पर कम पसंद किए जाने वाले वीडियो बनाने में मदद मिलती है। जो लोग इस संघर्ष को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनके लिए एक संक्षिप्त रिकैप। 22 अप्रैल को पाकिस्तान स्थित आतंकी समूह ने भारत में घातक हमला किया, जिससे यह सब शुरू हुआ। भारत ने बदला लेने का वादा किया और 2 हफ्ते बाद 7 मई को वह बदला लिया गया। 7 मई को भारत ने पाकिस्तान के भीतर 9 आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। करीब 80-90 विमानों ने जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमला किया। हमले में राफेल जेट्स, स्कैल्प क्रूज मिसाइल, ASM हैमर ग्लाइड बम, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और स्काई स्ट्राइकर लॉइटरिंग म्यूनिशन का इस्तेमाल किया गया। हमलों ने पाकिस्तान की कथित आतंकवाद समर्थन नीति के खिलाफ मजबूत संदेश देते हुए ठिकानों को नष्ट कर दिया। पाकिस्तान ने इन आरोपों को नकारा, परंतु विनाश ने उसके प्रॉक्सी नेटवर्क को बुरी तरह नष्ट कर दिया। इस हमले में सबसे चौंकाने वाला पल तब था जब मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार हुआ। पाकिस्तानी सेना व सरकारी अधिकारी एक अमेरिका द्वारा घोषित आतंकी के अंतिम संस्कार में उपस्थित थे। क्या आप बीच में सफेद कपड़ों वाले व्यक्ति को देख रहे हैं? वह व्यक्ति हाफिज अब्दुल रफ है। वह एक वैश्विक आतंकवादी है और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वांछित है, क्योंकि उसने 160 लोगों की हत्या की है, जिनमें कई अमेरिकी नागरिक भी शामिल हैं। दुनिया पाकिस्तान पर ध्यान दे रही है, फिर भी सेना उन आतंकवादियों को जिन्हें वह पालती है शांत रहने को नहीं कह रही है। आप सोच सकते हैं कि वह वर्दीधारी सैनिकों से अमेरिका द्वारा घोषित वैश्विक आतंकवादियों के साथ नमाज न पढ़ने को कहेगी, लेकिन आप गलत होंगे। और जब आप पाकिस्तानी अधिकारियों से पूछते हैं कि वे अब भी आतंकवादियों को क्यों पनाह दे रहे हैं और क्यों आतंकवादियों की पाकिस्तानी समाज में इतनी प्रमुख भूमिका है, तो वे इसका दोष संयुक्त राज्य अमेरिका पर डाल देते हैं। खुद सुनिए, यह पाकिस्तान के मौजूदा रक्षा मंत्री हैं। सिर्फ 2 हफ्ते पहले की बात है। हालात पहले शांत हुए थे, अब फिर वैसे ही हो गए हैं। लेकिन सर, आप मानते हैं कि पाकिस्तान का लंबे समय से आतंकवादियों को समर्थन, सहायता और प्रशिक्षण देने का इतिहास रहा है, और इन आतंकवादी संगठनों को फंडिंग करने का भी? देखिए, हम लगभग 3 दशकों से यह गंदा काम संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए कर रहे हैं, आप जानते हैं, और पश्चिम के लिए भी, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल है। तो यही आपकी दलील है कि? नहीं,
वो एक गलती थी जिसकी हमने सजा भुगती, इसलिए आप मुझसे ऐसा कह रहे हैं। अगर हमने सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में और बाद में 9/11 के बाद की जंग में हिस्सा न लिया होता तो भी पाकिस्तान का रिकॉर्ड कोई बेदाग रिकॉर्ड नहीं था। मेरे विचार से सोवियत यूनियन और 11 सितंबर के खिलाफ जंग अब खत्म हो चुकी हैं। आप सबका पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान अब भी आतंकवादियों को पनाह क्यों दे रहा है, ये समझ में नहीं आता। जब भारत ने 7 मई को 9 आतंकी कैंप तबाह किए तो पाकिस्तान ने जवाब में सैकड़ों ड्रोन भारत में भेजे। यहीं से युद्ध एक अलग स्तर पर पहुंच गया। भारत ने पाकिस्तान के अंदर चीनी निर्मित एयर डिफेंस और रडार सिस्टम को जवाबी कार्रवाई में तबाह कर दिया। भारत ने अगले दिन लाहौर में पाकिस्तान के एयर डिफेंस नेटवर्क पर हमला कर अभियान तेज किया। सटीक हमलों का इस्तेमाल करते हुए भारतीय बलों ने चीन से मिले सिस्टम्स को नष्ट कर दिया, जिसमें HQ-16 एयर डिफेंस बैटरियां और रडार इंस्टॉलेशन शामिल थे, जो पाकिस्तान की हवाई खतरों की निगरानी और जवाब देने की क्षमता के लिए बेहद जरूरी थे। इन संसाधनों के नुकसान ने पाकिस्तान के सैन्य ढांचे की कमजोरियां, खासकर विदेशी तकनीक पर निर्भरता उजागर की। लाहौर के लोगों ने बताया कि धमाकों से आसमान चमक उठा और एयर रेड सायरन भी उस हंगामे को नहीं छुपा सके, जिससे पूरे शहर में खौफ फैल गया। इस कदम ने पाकिस्तानी आसमान को असुरक्षित कर दिया, जिससे भारत की आगे की कार्रवाइयों का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि अगला ऑपरेशन क्या था। कोई भी रडार और एयर डिफेंस क्यों खत्म करता है? अंदर जाकर असली नुकसान पहुंचाने के लिए। 9 मई को भारत ने फिर हमला किया और 11 पाकिस्तानी एयरबेस को अपनी मिसाइलों से नष्ट कर दिया। भारत ने भी ऐसे ही शब्द कहे थे, मैं खुद को हंसी का पात्र नहीं बनाना चाहता। मेरा मानना है कि युद्ध के दौरान लक्ष्य एयरबेस को फिर से चालू करना होता है, न कि उन्हें तबाह करना। खैर, उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी, लेकिन चलिए रिपोर्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से 11 पाकिस्तानी एयरबेस को तबाह कर एक जबरदस्त झटका दिया। इन लक्ष्यों में रावलपिंडी के पास नूर खान एयरबेस भी शामिल था, जो पाकिस्तान के सैन्य मुख्यालय के निकट एक महत्वपूर्ण सुविधा है और एयर रिफ्यूलिंग के लिए अत्यंत आवश्यक है। रफीकी, सोरकोट जैसे अन्य एयरबेस और अतिरिक्त रणनीतिक ठिकानों पर भी राफेल जेट से लॉन्च की गई ब्रह्मोस, हैमर और स्कैल्प मिसाइलों के संयोजन से हमला किया गया। यह ऑपरेशन शुरुआती हमलों से कहीं बड़ा था, जिसने पाकिस्तानी वायुसेना को पंगु और उसके सैन्य नेतृत्व को स्तब्ध कर दिया। भारत के हमले ने दोनों देशों के बीच तकनीकी और रणनीतिक असमानता उजागर की। अब यही वह जगह है जहां पाकिस्तान एक बार फिर भारतीय वायु रक्षा के खिलाफ पलटवार करता है, लेकिन वे चीनी निर्मित मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे थे। चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई। अधिक विवरण उपलब्ध हैं। एक प्रमुख चिंता चीनी हथियारों, खास तौर पर PL-15 मिसाइल के प्रदर्शन को लेकर है। पिछले हफ्ते पहली बार इस मिसाइल का युद्ध में प्रयोग हुआ। पाकिस्तान ने भारत पर कई चीनी मिसाइलें दागीं, पर कोई भी लक्ष्य पर नहीं लगी। भारतीय वायु रक्षा ने लगभग सभी को रोका। चीनी मिसाइल के अवशेष भारत में गिरे। कम से कम एक मामले में पूरी मिसाइल लगभग सलामत रूप से नीचे आ गई और इसे भारत के पंजाब राज्य में पाया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं। यह उत्तर भारत का एक सीमावर्ती राज्य है। तब से भारत के कई स्थानों पर मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। लगभग रोज मिसाइल के पिछले हिस्से और गाइडेंस सेक्शन की नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये हिस्से ऐसे दिखते हैं जैसे मिसाइल कभी फटी ही ना हो। इसके कई कारण हो सकते हैं। पाकिस्तानी पायलटों द्वारा मिसाइल को सही से न दागने, मिसाइल की शक्ति खत्म होने, मार गिराए जाने या लक्ष्य से चूकने की संभावना है। कारण चाहे जो भी हो, नतीजा एक ही था। मिसाइलें निष्फल रहीं। वे जमीन पर गिरी बिना ज्यादा नुकसान के। यह कंपनी के लिए बहुत बुरा प्रचार है जो उन्हें बनाती है। ये तस्वीरें पूरी दुनिया में घूम रही हैं। ये निश्चित रूप से चीन के रक्षा ग्राहकों को पुनर्विचार करने पर मजबूर करेंगी। कौन ऐसा हथियार खरीदेगा जो अपना काम ही ना करे? भारतीय अधिकारियों के पास मलबा है, जो एक कीमती संपत्ति है। यह मिसाइल की रेंज, डिजाइन और कमजोरियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है। इससे भारत को प्रतिक्रिया देने में मदद मिल सकती है और दुश्मन की कमजोरियों को उजागर किया जा सकता है। खुफिया एजेंसियों के लिए यह बड़ी उपलब्धि और चीन के लिए रणनीतिक झटका है। यहीं से चीजें अजीब होने लगीं, क्योंकि दोनों पक्षों ने वास्तव में यह साबित करने के लिए
कोई सबूत पेश नहीं किया कि वे क्या कर रहे थे या कितना नुकसान पहुंचा रहे थे। लेकिन वे बड़ी जीत का दावा कर रहे थे। पाकिस्तानी मीडिया ने बिना सबूत के दावा किया कि उन्होंने 5 भारतीय जेट गिरा दिए। जब सबूत मांगा गया तो कहा कि सोशल मीडिया देखो, हमें पता है कि कम से कम 1 भारतीय जेट गिरा, लेकिन भारत ने अभी तक पुष्टि नहीं की है। भारत के कुछ फाइटर जेट खोने के बारे में स्पष्ट करते हैं। पाकिस्तान का दावा है कि उसने 5 भारतीय जेट और 1 ड्रोन मार गिराया। भारत कहता है इसका कोई सबूत नहीं है। क्या आप प्रमाण दे सकते हैं? क्या आप और विस्तार से बता सकते हैं? क्या यह वही प्रतिक्रिया है जिसकी सेना प्रवक्ता ने धमकी दी थी, या आगे और कार्रवाई होगी? चलिए उस विशेष आरोप से प्रारंभ करते हैं कि 5 फाइटर जेट मार गिराए गए। इसका प्रमाण कहां है महोदय? ये सब सोशल मीडिया पर है, भारतीय सोशल मीडिया पर, हमारे सोशल मीडिया पर नहीं। इन जेट्स का मलबा भारतीय कश्मीर में गिरा और आज ये सब भारतीय मीडिया में छाया हुआ है। आप रक्षा मंत्री हैं। आज आपसे बातचीत का उद्देश्य कंटेंट के बारे में चर्चा करना नहीं है। सोशल मीडिया पर हर जगह ये बातें चल रही हैं। माफ कीजिए, मेरा मकसद इसके बारे में बात करना नहीं है। मैं आपसे विशेष रूप से सबूत और विस्तृत जानकारी मांग रही हूं। उदाहरण के लिए, क्या पाकिस्तान ने इन राफेल जेट्स को गिराने के लिए कोई चीनी उपकरण का इस्तेमाल किया था? जैसा कि मैं समझ रही हूं कि आप उन पर आरोप लगा रहे हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा सोशल मीडिया जांच का कारण चीन का सूचना युद्ध में शामिल होना और अपने रक्षा उद्योग की सुरक्षा करना हो सकता है। वे तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर सीसीपी प्रचार खातों द्वारा पोस्ट कर रहे थे ताकि दुनिया को विश्वास दिलाया जा सके कि चीनी हथियार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। इस सूचना युद्ध का मकसद सीधा था। सीसीपी चाहती थी कि दुनिया माने कि पश्चिमी देश और राफेल चीनी मिसाइलों से गिराए जा रहे हैं। यह शायद उन लोगों को और भी ज्यादा चीनी हथियार बेचने की कोशिश थी जो उनकी बकवास पर यकीन कर लें। दुर्भाग्य से यह खबर लंबे समय तक चलती रही क्योंकि इसका जवाब नहीं मिला। वास्तव में किसी ने भी यह दिखाने के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया कि उन्होंने कितना नुकसान किया या वास्तव में क्या हुआ। कुछ दिन पहले भारत ने एक सैटेलाइट फुटेज साझा की जिसमें दिखाया गया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर क्या क्या नष्ट किया। इसकी पूरी जानकारी यहां उपलब्ध है। यह एक ऊंचे टावर पर लगा हुआ रडार है और स्ट्राइक के बाद यह हुआ। यह रडार पूरी तरह से नष्ट हो गया, जलकर राख हो गया। अगली स्लाइड में चुनिए एयर डिफेंस रडार की रडार साइट दिखाई गई है जिसे 7 और 8 तारीख को नष्ट कर दिया गया था। एक बड़ा किया हुआ फोटो फिर से एक टावर पर, बहुत साफ नहीं है, लेकिन जो आप बहुत साफ देख सकते हैं वो है हमला करने के बाद का असर। रडार सिर पूरी तरह से काट दिया गया है। अगली स्लाइड, आरिफ वाला एयर डिफेंस रडार। इस परिसर में आपको बड़े किए हुए चित्र में पहले का और बाद में उड़ा हुआ दृश्य दिख रहा है। अब सरगोधा एयरफील्ड की बात करते हैं। यह उनमें से एक है, याद रखें। एक महत्वपूर्ण एयरफील्ड है जहां उनके पास F-16 समेत अन्य संपत्तियां और प्रशिक्षण संस्थान हैं जो वे लगातार प्राप्त करते रहते हैं। हमने इस एयरफील्ड पर हमला किया है। झूम करने पर रनवे पर 2 इंपैक्ट पॉइंट दिखाई देते हैं, एक निश्चित स्थान पर और दूसरा हमारे सटीक हथियार के लिए। और अगर आप देखें तो यहाँ मरम्मत का काम चल रहा है, यहाँ भी वही स्थिति है। अगला रामिर खान का इलाका है जहाँ हमने हमला किया है। यह वही समय था जब दुनिया को पता चला कि चीनी हथियार कितने खराब हैं, जिन्हें हम टेमू हथियार कहते हैं। युद्ध शुरू होने से पहले पूर्व नेवी सील चक फर्र ने हमारे शो में चीनी सेना और हथियारों की अमेरिकी समकक्षों के साथ तुलना का विस्तार से वर्णन किया था। इस युद्ध में अधिकांश प्रयुक्त चीनी तकनीक वायु रक्षा और वायु शक्ति से जुड़ी थी। चलिए शो के उस हिस्से को देखते हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स स्टेल्थ पर निर्भर कर रही है। अमेरिका की वायु प्रधानता को लंबी दूरी की मारक क्षमता द्वारा चुनौती दी जा रही है। नया चेंगडू J-20 माइटी ड्रैगन एक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर है। इसकी 2000 किलोमीटर की कॉम्बैट रेंज है और इसमें रडार से बचने वाली स्किन लगी है। लेकिन F-22 के साथ बियॉन्ड विजुअल रेंज शूटआउट में मुकाबला करने के लिए फैसला अभी बाकी है। इसका PLA-15 एयर टू एयर मिसाइल, जिसकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर तक है, कागज पर अमेरिकी AIM-120D AMRAAM से ज्यादा है, लेकिन ये अमेरिकी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम और टैंकरों के लिए खतरा पैदा करता है।
ये किसी भी एविएशन फोर्स की हवाई लाइफलाइन होती हैं। करीब से लड़ाई के लिए PLA PL-10 मिसाइल का इस्तेमाल करता है जिसकी रेंज 20 किलोमीटर है और यह हीट सीकर AIM-9X के हाई ऑफ बोर्ड साइड ट्रिक्स की बराबरी करता है। स्ट्राइक मिशनों में चीन की Yeji-12 एंटी शिप मिसाइल जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है और स्पीड मैक 3 है और उसकी KD-80 8 स्टैंड ऑफ मिसाइल J-20 को अमेरिकी जहाज़ों या गुआम जैसे बेस को दूर से धमकी देने की क्षमता मिलती है। टैक्सीवे पर अगला है शेन्यांग J-16 जो एक 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर है। इसकी 1500 किलोमीटर की रेंज है और यह PL-15, PL-12 और ग्राउंड अटैक हथियारों से लैस हो सकता है। इसका येसर रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर किट इसे एक बहुमुखी फाइटर बनाते हैं जो ताइवान या स्प्रैटली द्वीपों के ऊपर हवाई युद्ध के लिए तैयार है। लेकिन J-20 के इंजन WS-10C और जल्द आने वाला WS-15 अक्सर खराबी कर जाते हैं और उनमें न तो विश्वसनीयता है और न ही विमान को सुपर क्रूज स्पीड पर ले जाने की क्षमता। सिर्फ 200 विमान सेवा में हैं और कोई भी युद्ध रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए यह विमान अभी भी एक अप्रमाणित अवधारणा ही है, न कि कोई अग्रिम पंक्ति का खतरा। इसका साथी विमान J-16 स्टेल्थ तकनीक रहित होने के कारण अमेरिकी F-35 का आसान निशाना बन जाता है। चीनी पायलटों के पास उड़ान के घंटे और युद्ध का अनुभव कम है। सोचिए जैसे नौसिखिए और नए लोग, न कि अनुभवी पायलट। PL-15 अमेरिकी जैमिंग के खिलाफ कभी परखी नहीं गई है और पीपुल्स एयर फोर्स ने कभी असली हवाई युद्ध में हिस्सा नहीं लिया है। वहीं अमेरिकी वायुसेना युद्ध के लिए तैयार और अत्यधिक कुशल है। संभावना है कि डॉग फाइट में PLA एयर फोर्स को आसानी से हरा देगी।